हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स नैप एग्ज़ाम्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए फर्स्ट ईयर एंड एमए फाइनल ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शहरी स्थानीय शासन, जिसमें 74वां संविधान संशोधन एमए के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और शहरी स्थानीय से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करें ताकि हमें और ज़्यादा हौसला मिले और आप हमारी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और उनको उसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं। पहला है नगरपालिका, फिर है नगरपालिका, पहला है नगरपालिका परिषद, दूसरा है नगरपालिका, फिर है अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पत्तन न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित है। पहला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दूसरा है रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्डों के मामले में, तीसरा है गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के मामले में। अब हम इनका इतिहास या इन नगर निकायों का विकास देखते हैं। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आईं। इस संदर्भ में प्रमुख घटनाएं निम्नवत हैं। पहला है 1688 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया। फिर इसके बाद 1726 में बम्बई और कलकत्ता में स्थापित किया गया। 1870 का लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ। लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई, जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के अध्यक्ष हॉब्स हाउस थे। अब हम देखते हैं इनका संवैधानिकरण कैसे हुआ। अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक नगरपालिका विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगरपालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति पर परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना एवं सुधारना था। यद्यपि यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, किंतु अक्टूबर 1989 में यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया और उन्होंने इसे निरस्त कर दिया। वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में लोकसभा में पुनः यह संशोधन पेश किया। फिर भी यह विधेयक पास नहीं हुआ और अंत में लोकसभा विघटित होने पर निरस्त हो गया। फिर सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने भी लोकसभा में संशोधन नगरपालिका विधेयक पुनः प्रस्तावित किया। अंततः यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 1 जून 1993 को प्रभाव में आया। अब हम देखते हैं 1992 का 74वां संविधान संशोधन। यह 92 में आया था, लेकिन यह लागू हुआ था 1993 में। इस अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं हैं इस अधिनियम की और इसमें क्या क्या बताया गया है नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए, वो सब हम जानेंगे। इस अधिनियम में भारत के संविधान में नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाएं का नाम दिया गया और अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या छा तक जोड़े गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। इस सूची में नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए। यह अनुच्छेद 243 डब्ल्यू से संबंधित हैं। इस अधिनियम ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे इसे संविधान के न्यायोचित भाग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। दूसरे शब्दों में
राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानानुसार नई नगरपालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवित करना एवं शक्तिशाली बनाना है, जिससे कि वे स्थानीय शासन की इकाई के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, पहला है 3 प्रकार की नगरपालिकाएं। यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में निम्न 3 तरह की नगरपालिकाओं की संरचना का उपबंध करता है। पहली है नगर पंचायत, यह सभी राज्यों में अलग अलग नाम से हो सकती है। परिवर्तित क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, फिर है नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, फिर है बड़े शहरों के लिए नगर पालिका नगर निगम। तो जो नगर पंचायत है वो ऐसे क्षेत्रों के लिए है जो कि गांव से धीरे धीरे शहर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, उनका शहरीकरण हो रहा है, तो वो नगर पंचायत है। और नगर पालिका जो छोटे शहर हैं उनके लिए नगर पालिका है, और जो बड़े शहर होते हैं, महानगर होते हैं, उनमें नगर निगम होती है। इसमें 3 तरह की बताई है, आगे हम देखते हैं। लेकिन एक अपवाद है कि यदि कोई शहरी क्षेत्र जहाँ की शहरी सुविधाएं किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं, तब राज्यपाल उस क्षेत्र को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। इस स्थिति में नगरपालिका का गठन नहीं किया जा सकता। राज्यपाल किसी क्षेत्र को निम्नलिखित कारकों के आधार पर संक्रमण क्षेत्र, लघु शहरी क्षेत्र अथवा बृहद शहरी क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। ये किन आधार पर कर सकते हैं? क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए उपार्जित राजस्व, गैर कृषि कार्यों में रोजगार का प्रतिशत, आर्थिक महत्व या अन्य कारण जिसे राज्यपाल विचार करने योग्य माने। इनकी हम संरचना देखते हैं। जो स्थानीय नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों या फिर वार्डों में बांटा जाएगा। राज्य विधानमंडल नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है। यह नगर पालिका के निम्न व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था करता है। वह व्यक्ति जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो, लेकिन उसे नगर पालिका की सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य जिनमें नगरपालिका का पूर्ण या अंशतः क्षेत्र आता हो। तीसरा है राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। और चौथा है समिति के अध्यक्ष, वार्ड समितियों के अध्यक्ष। तो इसमें जो नगर पालिका में जो प्रतिनिधि के व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है, जो लोग इसमें भाग ले सकते हैं, वो है नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, या फिर जो लोकसभा या राज्य की विधानसभा के, और राज्यसभा या फिर राज्य की विधान परिषद के सदस्य, दोनों ही उच्च सदन हैं, और समिति के अध्यक्ष। अब हम देखते हैं वार्ड समितियों के अध्यक्ष। वार्ड समितियां क्या होती हैं? तो 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र के तहत 1 या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति होती है। वार्ड समिति की संरचना, क्षेत्र और वार्ड समिति के पदों को भरने के संबंध में राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकता है। राज्य की जो संसद कह सकते हैं वह उपबंध बनाती है इस बारे में। अन्य समितियां कई समितियों के अतिरिक्त राज्य विधायिका अन्य समितियों के गठन के लिए प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत है। ऐसी समितियों के अध्यक्ष नगर पालिका के सदस्य हो सकते हैं। पदों का आरक्षण, यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या कुल नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में आरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा यह महिलाओं को कुल सीटों के 1/3, इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं, सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण हेतु विधि निर्धारित कर सकता है। यह किसी भी नगर पालिका का अध्यक्ष पद या पिछड़ी जाति के आरक्षण के समर्थन में कोई भी उपबंध बना सकता है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण के साथ साथ अध्यक्षों के कार्यकालों में आरक्षण की सुविधा अनुच्छेद 334 में
विनिर्दिष्ट समापन अवधि जो कि वर्तमान में 70 वर्ष अर्थात 2020 तक के पश्चात निष्प्रभावी या फिर समाप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं नगर पालिकाओं का कार्यकाल। यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिका की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष बताता है। यद्यपि इसे इसकी अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है, उसके बाद एक नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा। और इन्हें समाप्त कैसे कर सकते हैं? इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व विघटित होने की दशा में इसे विघटन होने की तिथि से 6 महीने की अवधि पूर्व ही इसके चुनाव करा लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं निर्हर्यताएँ। इनके जो सदस्य हैं वो किस तरह निर्हर्य हो सकते हैं, किस आधार पर उन्हें निर्हर्य घोषित किया जा सकता है। तो चुनाव हो जाने पर नगर पालिका के चुने हुए सदस्य निम्न स्थितियों में निर्हर्य घोषित किए जा सकते हैं। पहला है संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत। दूसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत फिर किसी भी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर निर्हर घोषित नहीं किया जा सकेगा यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद निर्हर्यता संबंधित सारे विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आगे देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। जो नगर पालिकाएं हैं, इनका जो निर्वाचन है राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा इनका चुनाव कराया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन एवं नियंत्रण और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल उपवन बना सकता है। इनकी शक्तियां और कार्य देखते हैं। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिसमें कि वे स्वायत्त सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम हों। इस तरह की योजना के उपयुक्त स्तर पर नगर पालिकाओं के अंतर्गत शक्तियां और जिम्मेदारी आती हैं जो कि निम्न हैं। पहला है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करना। दूसरा है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना और उन्हें सौंपे गए हैं जिसमें 12वीं अनुसूची के 18 मामले भी सम्मिलित हैं। वित्त की व्यवस्था कैसे होती है नगर पालिकाओं के लिए? तो राज्य विधायिका पहले देखते हैं। नगर पालिका को वसूली, उपयुक्त कर निर्धारण, चुंगी, यात्रा कर, शुल्क लेने का अधिकार है। नगर पालिकाएं राज्य सरकार द्वारा करों, चुंगी, पथकर और शुल्क एकत्र करने का काम सौंप सकती है। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है और नगर पालिकाओं में जमा होने वाले सभी राशि संग्रहण की विधियां तैयार कर सकती हैं। इसमें एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग जो पंचायतों के लिए गठित किया गया है, प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है और राज्यपाल को यह अपनी जो भी सिफारिशें या राज्यपाल को सिफारिश देता है। सिद्धांत जो नियंत्रित होंगे, पहला है राज्य और नगर पालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर एवं संग्रहित शुल्कों का बंटवारा और सभी स्तरों पर नगर पालिकाओं के बीच शेयरों का आवंटन। दूसरा है करों, चुंगी, पथकर और शुल्कों का निर्धारण जो कि नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। तीसरा है राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान। दूसरा है नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय। राज्यपाल द्वारा आयोग को दिए जाने वाला कोई भी मामला जो कि पंचायतों के मजबूत वित्त के पक्ष में हो। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग की राज्य में नगर पालिकाओं के पूरक स्रोतों की राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। संघीय क्षेत्र में लागू होना। इस भाग के प्रावधान संघीय क्षेत्र पर भी लागू होते हैं, किंतु राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं कि ये प्रावधान ऐसे अपवादों तथा संशोधनों के साथ भी संघीय क्षेत्रों पर लागू किए जाएंगे जैसा कि वे निर्दिष्ट करें। केंद्र शासित राज्यों पर लागू।
भारत का राष्ट्रपति इस अधिनियम के उपबंधों को किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र में लागू करने के संबंध में निर्देश दे सकता है, सिवाय कुछ छूटों और परिवर्तनों के जिन्हें वे विशिष्टतः बताएं। छूट प्राप्त क्षेत्र। यह अधिनियम राज्यों के अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद की शक्तियों और कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता। तथापि संसद इस भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों तक ऐसे अपवादों एवं संशोधनों के साथ विस्तारित कर सकती है जैसा कि वह निर्दिष्ट करे। नगरपालिकाओं में वर्तमान विधियों एवं नगरपालिकाओं की निरंतरता को देखते हैं। नगरपालिकाओं में से संबंधित सभी विधियां इस अधिनियम के जारी होने से 1 वर्ष बाद तक प्रभावी रहेंगी। दूसरे शब्दों में राज्यों को इस अधिनियम पर आधारित नगरपालिकाओं के नए तंत्र को 1 जून 1993 से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के भीतर अपनाना होगा। यद्यपि यह अधिनियम के लागू होने से पूर्व अस्तित्व में सभी नगरपालिकाएं जारी रहेंगी, बशर्ते कि राज्य विधानमंडल उन्हें विघटित न करे। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। यह अधिनियम नगरपालिकाओं के चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। यह घोषित करता है कि चुनाव क्षेत्र और इन चुनाव क्षेत्रों में सीटों के विभाजन संबंधी मुद्दों की चुनौती को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। फिर भी राज्य विधानमंडल द्वारा सुझाए तरीकों एवं अधिकारियों को दी गई अर्जी को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में चुनाव न होने की स्थिति में न्यायालय में चुनौती पेश नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं, जिनको अब हम अच्छे से जान लेते हैं। वो 18 विषय कौन कौन से हैं। पहला है नगरीय योजना, जिसमें नगर की योजना है। पहला है नगर की योजना। दूसरा है भूमि उपयोग का विनियमन, भवनों का निर्माण। तीसरा है आर्थिक सामाजिक विकास। फिर है सड़कें एवं पुल। पांचवा है घरेलू औद्योगिक वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल प्रदान। फिर है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन। फिर है अग्नि मिशन सेवाएं। आगे है नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि, समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, गंदी बहती सुधार एवं प्रोन्नयन। आगे है नगरीय निर्धनता उन्मूलन। फिर है नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था। आगे है सांस्कृतिक, शैक्षिक व सौंदर्य पक्ष आयामों की अभिवृद्धि। उसके बाद है शवगणना, शवदाह क्रिया, शमशान, विद्युत शवदाह। फिर है कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। फिर है जन्म एवं मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी। फिर है जन सुविधाएं, जिनमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, जन सुविधाएं। और 18वां लास्ट है वधशालाओं एवं चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एमए और ग्रेजुएशन जो बीए के हिसाब से जो ये टॉपिक हैं, इनको एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से देखा है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।